एवरीवन। आई नो मैं बहुत 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 दिनों के बाद आई हूँ, तो उसके लिए मुझे आप लोग माफ़ कर दो। लिटरली वेट, मुझे पेन ढूंढने दो। अच्छा, मिल गई। आजकल मैं बहुत चीज़ें मिसप्लेस कर देती हूँ। ठीक है, तो मैं बहुत दिनों बाद आई, उसके लिए आई एम सॉरी बड़ा सा। बट हाँ, इसके पीछे रीज़न था। ऑब्वियसली मैंने जब लास्ट वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि आई हैव सम हेल्थ इश्यूज़, तो उसकी वजह से भी डिले हो गया। और फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी आलसी हो गई थी। इस वजह से भी डिले हो गया। तो हाँ, एक और चीज़ है, अब हम जो कोट करते थे ना, मैं अभी कुछ और चीज़ ऐड कर रही हूँ। इस चीज़ की प्लानिंग में भी इसकी वजह से भी डिले हो गया था। तो क्या है, देखो बेसिकली हमारा चैनल साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हम कोड फॉर द बेसिक हमारा देखो साइबर सिक्योरिटी में थोड़ा बहुत हमें कोडिंग आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। सो हमारा वो जो कोड वाली सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी, बट मैं कुछ और ऐड कर रही हूँ। दैट इज़ हम ना साइबर सिक्योरिटी के स्टार्ट करेंगे, साइबर सिक्योरिटी के लेक्चर स्टार्ट करेंगे। मैं एक बुक है मेरे पास, वो मैं पढ़ूंगी और फिर यहाँ पर आके उसे एक्सप्लेन करूँगी। बट उसके पहले हमें कुछ कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक जानकारी चाहिए। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो भी ये देखेगा तो सीख जाएगा। कंप्यूटर्स के बारे में बेसिक जानकारी है। और फिर उसके बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ साथ ही हम लिनक्स भी करेंगे। एक दिन कंप्यूटर नेटवर्क की वीडियो आएगी, एक दिन लिनक्स की वीडियो आएगी। एक दिन कंप्यूटर नेटवर्क की वीडियो आएगी, एक दिन लिनक्स की वीडियो आएगी, इस टाइप से। और लिनक्स में बेसिकली हम काली लिनक्स पढ़ेंगे। बट इसके पहले भी हम सबसे पहले काली लिनक्स स्टार्ट करने से पहले लिनक्स का कुछ बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बेसिक्स। जो प्री रिक्विजिट है हमें वो आना ही चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग की चीज़ें क्या होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग हम डीप में तो पढ़ेंगे ही, बट अभी थोड़ा सा ओवरऑल व्यू ले लेंगे कि कैसी चीज़ें चलती है। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंप्यूटर बेसिक्स। अब सबसे पहले अगर मैं पूछूं कि कंप्यूटर मतलब होता क्या है, तो हमने बचपन में वो फोर्थ फिफ्थ वाली जो हमारी डेफिनेशन है, दैट इज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो हाँ, ये भी सही है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बट वो करती क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो है, बट वो करती क्या है। सो दिस इज अ मशीन विच प्रोसेस डाटा और हमें रिजल्ट देती है। अगर हमें कुछ चीज़ें वहाँ पर हमने इनपुट किया है, कीबोर्ड से हमने कुछ इनपुट किया है, कुछ चीज़ दी है, कुछ टास्क दिया है। हम जो यूज़र है वो कुछ टास्क देता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर जो है वो टास्क को कंप्लीट करता है। कंप्यूटर जो है वो टास्क को कंप्लीट करता है। दैट इज कंप्यूटर उस डाटा को, जो डाटा हम उसे फीड करवा रहे हैं, उस डाटा को वो क्या करता है, प्रोसेस करता है। और उस डाटा के बेस पे, उस इंफॉर्मेशन के बेस पे, उस टास्क के बेस पे हमें रिजल्ट देता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो हमें हमारा कंप्यूटर है, वहाँ पे कोई एक ऐप है कैलकुलेटर। वहाँ पे अगर मैं 5 + 3 दूंगी तो वो 8 देगा। 10 देगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब हमने उसे एक टास्क दिया कि हमें 2 नंबर्स है, उसे क्या करना है, सम करना है, उनका सम करना है। उसका ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें उसे एक टास्क दिए। अब वो टास्क को वो सबसे पहले क्या करेगा, उस टास्क को वो सबसे पहले प्रोसेस करेगा, और फिर उसके बाद उसका हमें क्या देगा, आंसर देगा, उसका हमें रिजल्ट देगा। ठीक है। सो अब हम देखते हैं, अब कंप्यूटर क्या सिंगली काम कर सकता है। अब जो हम टास्क दे रहे हैं कंप्यूटर को, क्या वो अकेले कर रहा है कंप्यूटर टास्क? नहीं। कंप्यूटर में कुछ कंपोनेंट्स होंगे, कंप्यूटर में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जो उस चीज़ को ऑपरेट करेगा। तो अब कंप्यूटर के अगर हमें कंपोनेंट्स देखना है, तो कंप्यूटर में होते हैं हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर्स मतलब क्या? हार्डवेयर मतलब ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि हम फिजिकली फॉर्म में प्रोवाइड होते हैं, या फिजिकली फॉर्म में
प्रेजेंट होते, तो हम इसे ऐसे बोल सकते हैं, हार्डवेयर इज अ डिवाइस प्रेजेंट इन फिजिकली फॉर्म। अगर मैं आपको बोलूं कि जो कंप्यूटर है हमारा, ये पूरा का पूरा एक विलेज की तरह है। हमारा जो कंप्यूटर है ये एक पूरा का पूरा एक विलेज की तरह है, और इस विलेज में बहुत सारे लोगों के अलग अलग टास्क है। जैसे विलेज में मेयर होता है, विलेज में फिर कोई दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वैसे विलेज में इस कंप्यूटर में भी अलग अलग कंपोनेंट्स है। और जो दो दो मेजर कंपोनेंट्स है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। फिर हार्डवेयर में क्या आएगा, हार्डवेयर के भी तो कुछ ना कुछ हो गया ना, कि हार्डवेयर अगर हमने तो सिंपली बोल लिया कि ऐसे डिवाइसेस या ऐसे कंपोनेंट्स जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। बट ये हार्डवेयर्स होते क्या है, तो वो होते हैं सीपीयू, एसएसडी और हार्ड डिस्क, रैम, मॉनिटर, प्रिंटर एक्सेट्रा। अब देखो, हार्डवेयर में भी दो टाइप्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस। हार्डवेयर में भी दो टाइप्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस मतलब ऐसे डिवाइसेस जिनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में डाटा फीड करवाते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, जैसे माउस हो गया। और आउटपुट डिवाइसेस मतलब जो हमें रिजल्ट को दिखाता है, जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया एक्सेट्रा, मतलब जो हमें आउटपुट देता है, जो हमने टास्क कंप्यूटर में फीड करवाया है, जो टास्क हमने कंप्यूटर को दिया है, वो टास्क प्रॉपर कंप्लीट हुआ या नहीं, वो डिस्प्ले हमें जो हार्डवेयर डिवाइस है उसमें आउटपुट डिवाइस होता है वो करवाता है। अब अगर हम देखें कि कंप्यूटर क्या सच में ये पूरा काम खुद से करता है, इसके पीछे कुछ और भी रहता होगा ना, तो हाँ, इसके पीछे रहता है इस कंप्यूटर का ब्रेन। इस कंप्यूटर का क्या रहता है, ब्रेन, दैट इज सीपीयू, जिसे हम बोलते हैं, सीपीयू को ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल, दैट इज, इतना टाइम क्यों ले रहा, ओके, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर ये क्या करता है, ये एक ब्रेन की तरह काम करता है। जो टास्क हम फीड करवा रहे हैं, वो टास्क को करने के लिए ये सीपीयू अलग अलग कंपोनेंट्स को बताता है कि इस टास्क का रिजल्ट देने के लिए आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा एक्सेट्रा। हार्डवेयर में ही फिर आता है माइक्रो प्रोसेसर, फिर आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, यहाँ पे सर्किट्स होते हैं जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर रैम जो होती है, इसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैम को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्पररी मेमोरी होती है। रैम जो होती है वो क्या होती है, एक टेम्पररी मेमोरी होती है। जैसे अभी मैंने कुछ लिखा है, उसे सेव नहीं किया है और अपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया है, सेव नहीं किया है, तो वो अभी मैं लिख रही हूँ, सेव नहीं किया, तो वो RAM में जाकर सेव होगी, बट वो टेम्पररी बेसिस पे होगी। मैंने सेव नहीं किया है और अपने सिस्टम को शट डाउन कर दिया है, तो क्या होगा, जो सिस्टम शट डाउन करने के बाद जो मैंने उस RAM दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी में सेव किया था, वो भी सेव नहीं रहेगा। अगर उसे सेव करना है तो मुझे उसे परमानेंट मेमोरी में सेव करना होगा। नहीं तो रैम में अगर हमने कुछ वर्क किया, जैसे अभी मैं वर्क कर रही हूँ, रैम में कर रही हूँ, अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट रॉन्ग कर दूँ और इसे सेव नहीं करूँ तो ये कहीं पर भी सेव नहीं होगा। तो दैट द वर्क ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये टास्क के दौरान हेल्प करती है। जब हम कोई टास्क देते हैं तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कंप्यूटर को डाटा फीड करती है कि आपको ये टास्क करना है, और जब तक हम उसे सेव नहीं करेंगे तब तक वो सेव नहीं होगी। और जैसे ही हम शट डाउन कर देंगे उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, या शट डाउन कर देंगे हम अपने सिस्टम को, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी, हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाएगी। सो अब रैम के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे एस रैम दैट इज स्टैटिक रैम, और होती है डायनामिक रैम।
इतना टाइम क्यों ले रहा है ये लोड होने में। डायनामिक रैम। अब देखो स्टैटिक रैम और जो डायनामिक रैम है ये दो टाइप होते हैं रैम के। सबसे पहले जो स्टैटिक रैम है सिंपली ये स्टैटिक रैम जो होती है ये कैचे मेमोरी के लिए होती है, मतलब ऐसी मेमोरी जो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेन स्ट्रीम मेमोरी नहीं है। और जो डायनामिक रैम होती है वो मेन स्ट्रीम मेमोरी के लिए होती है। सो ये थी हमारी रैम। देखो हमने अभी तक क्या देखा, सबसे पहले देखा कंप्यूटर होता क्या है, फिर उसके बाद हमने कंप्यूटर के कंपोनेंट देखे, दैट इज हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में हमने देखा सीपीयू, रैम, एसएसडी, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, प्रिंटर। रैम के दो टाइप्स देखे, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर्स जो कि वर्चुअली होते हैं, जो कि वर्चुअली क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या आ जाएंगे, एप्लीकेशंस आ जाएंगे, जो हमारे ऐप्स होते हैं, लाइक व्हाट्सएप एक ऐप हो गया है ना, वो भी एक सॉफ्टवेयर है। फिर हम गेम्स खेलते हैं जैसे फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, पबजी, वो भी एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, वो भी एक क्या है, एप्लीकेशन है। और फिर हो जाएगा ओएस, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये मेन होता है किसी भी चीज को, किसी भी, अगर हम जैसे लैपटॉप यूज कर रहे हैं और अगर वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम उसे ठीक से यूज नहीं कर पाएंगे या हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, जो भी हम टास्क देते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, उसके पीछे जो रहता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। मम्मा, पप्पा जी अभी आवाज नहीं आई क्या? मत सो, अब शांत रहो। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तो आ गए हैं, विंडोज आ गए हैं, है ना, विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स। बट क्या आपको पता है जब ये सिस्टम नहीं थे उसके पहले क्या थे? उसके पहले माइक्रोसॉफ्ट के ही कुछ दूसरे विंडोज से कम वर्जन वाले थे, लाइक एकदम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जो ठीक से वर्क नहीं करते थे। और जोर से चिल्ला। इनके पहले कैसे थे, एमएस डॉक्स, है ना, यूनिक्स, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स काम करते थे। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है उनमें भी इवोल्यूशन हुआ। सो ये था हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब थोड़ा सा डीप में देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, क्योंकि देखो जब भी हम कोई कंप्यूटर चलाते हैं तो हमें सबसे पहले इंटरैक्ट करना पड़ता है हमारे सिस्टम के साथ, और वो इंटरैक्शन हम किसके थ्रू करते हैं, वो इंटरैक्शन हम करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारे लिए इंटरैक्शन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, चाहे वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो मैक ओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या चाहे पुराने एमएस डॉग्स, यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो। तो सबसे पहले अब जब भी हम टास्क दे रहे हैं कंप्यूटर को या फिर हमें कुछ टास्क करवाना है कंप्यूटर से, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ताकि हम इंटरैक्ट करें, ताकि हम क्या करें, इंटरैक्ट करें अपने सिस्टम के साथ। तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता क्या है, ठीक है इंटरैक्शन करना, ओके ठीक है मान लिया, बट बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, कैसे होते हैं, और अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्यों आते हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, हम अभी कंप्यूटर के बेसिक पढ़ रहे हैं, तो हम किसी की भी चीज़ में डीप डाइव नहीं करेंगे, जस्ट बेसिक पढ़ेंगे, क्या है, क्यों है, किस लिए है, और आगे बढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? सिर्फ हम बेसिक चीज़ें ला रहे हैं, लाइक फाइल नेविगेशन क्या होती है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, एंड दिस, ताकि हमें एक बेसिक ओवरव्यू मिल जाए कंप्यूटर के बारे में, और हम इसके आगे वाली आने वाले लेक्चर्स को इजीली स्मूथली पढ़ सके। और अगर आगे मुझे ऐसे लगेगा कि और किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आई विल मेक दैट वीडियो एंड सेंड, ओके, अपलोड मैं कर दूंगी।
सो नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम, अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम, so operating system is a software manage hardware and allow other programs to run. अब बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है? मैनेज करता है हार्डवेयर। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर को मैनेज करता है और दूसरे प्रोग्राम को सिस्टम में रन करने के लिए अलाउ करता है, रन करने की परमिशन देता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो ये विंडोज, लिनक्स, मैकओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे समझो, किसी एक सिटी में वो है, लाइक किसी एक सिटी का ये क्या है? किसी एक सिटी का ये प्राइम मिनिस्टर है जो सारे लॉज एंड ऑर्डर को मैनेज कर रहा है, और साथ में जो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? हमारे हार्डवेयर से, और साथ में दूसरे फंक्शंस भी कर रहा है। दूसरे फंक्शंस लाइक अलग अलग प्रोग्राम्स को रन भी करवा रहा है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है? मैनेज करता है हार्डवेयर को और दूसरे प्रोग्राम को रन करने की अलाउ करता है। दूसरे प्रोग्राम को रन करने के लिए क्या करता है? ये अलाउ करता है, परमिशन देता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या टाइप्स है? तो वो है विंडोज, लिनक्स, मैकओएस। बट जब विंडोज, लिनक्स ये सब नहीं थे तो क्या था? उसके पहले थे एमएस डॉक्स, यूनिक्स। और जो हमारा लिनक्स और मैकओएस है ना, ये भी यूनिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर ही है, या फिर यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। मतलब ये जो लिनक्स और मैकओएस है, ये क्या है? यूनिक्स सॉफ्टवेयर या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ बेसिस पर बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्यों हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी। आई एम सॉरी। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्यों अलग अलग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी। वाई डिफरेंट ओएसएस? वाई डिफरेंट ओएसएस? तो ओएस मतलब होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस मतलब क्या होता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्यों हमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ी? तो अगर हमें देखो, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग एनवायरनमेंट में अच्छे से वर्क करने के लिए हमें डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरूरत पड़ी। अगर हमें अच्छे रिसोर्स मैनेजमेंट चाहिए तो हम विंडोज के पास जाएंगे, वहाँ पर लाइब्रेरीज, फोल्डर्स बहुत अच्छा है। रिसोर्स मैनेजमेंट की सबसे पहली जो नीड थी वो क्या थी? कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो ठीक से मैनेज होना चाहिए। फिर जो यूज़र इंटरफेस है, जो एब्स्ट्रैक्शन है, वो यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। जैसे अभी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, तो अभी मैं एक यूज़र इंटरफेस में हूँ। अभी मैं यूज़र इंटरफेस को देख रही हूँ। जो डिस्प्ले मुझे दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है? एक यूज़र इंटरफेस जिससे मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ। इसके पीछे क्या प्रोग्रामिंग है मुझे नहीं पता, बट अभी जो मैं जिस डिस्प्ले से इंटरैक्ट कर रही हूँ, जहाँ पे मेरा रिजल्ट मुझे दिख रहा है, वो क्या है? मेरा इंटरफेस है, जहाँ पे मैं उस एक पर्टिकुलर सिस्टम के साथ क्या कर रही हूँ? कम्युनिकेट कर रही हूँ। फिर प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी के बेसिस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलग अलग है। कंपैटिबिलिटी और सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम के जो है, उसमें जो कंपैटिबिलिटी है, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है, उसके थ्रू जो हमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ी। जैसे विंडोज़, ये जनरल यूजेस के लिए, गेमिंग्स के लिए यूज़ करते हैं हम। लिनक्स में हम डेवलप करते हैं, सर्वर डेवलपमेंट करते हैं, है ना। और इसके साथ अगर कोई लिनक्स का जो काली लिनक्स वाला पार्ट है, काली लिनक्स वाला ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, फिर हैकिंग करते हैं। फिर अलग अलग लिनक्स के भी अलग अलग फॉर्म है, लाइक उबंटू है, पैरेट लिनक्स है। तो अलग अलग वर्क के लिए हमारे पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। फिर मैक ओएस जो सिर्फ एप्पल स्पेसिफिक है, जो सिर्फ एप्पल स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और सिस्टम पर नहीं चलेगा, ये सिर्फ एप्पल के प्रोडक्ट पर ही चलेगा। अब यहाँ पे जो एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्पल का जो मैक ओएस है, ये क्रिएटिव और डिज़ाइन वर्क के लिए यूज़ होता है। मतलब अलग अलग यूजेस के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं।
अलग अलग यूज केसेस होते हैं, डिफरेंट हार्डवेयर के अलग अलग यूज केसेस होते हैं। कंपैटिबिलिटी जैसे मैक ओएस जो है वो सिर्फ एप्पल पर चलेगा। कंपैटिबिलिटी देखते हैं, सॉरी ये यहाँ पे आना चाहिए और ये यहाँ पर आना चाहिए, दैट इज डिफरेंट हार्डवेयर एंड यूज केसेस। यहाँ पर लाइक विंडोज जनरल यूजेस और गेमिंग के लिए यूज होती है, लिनक्स डेवलपमेंट एंड सर्वर्स के लिए यूज होते हैं, मैक ओएस क्रिएटिव एंड डिजाइन वर्क के लिए यूज होता है। अब प्रॉपर सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम हमें चाहिए, प्रॉपर कंपैटिबिलिटी चाहिए, तो जो मैक ओएस है वो सिर्फ हम एप्पल में यूज करते हैं। लिनक्स बहुत सारी जगहों में, हम लिनक्स को मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, लिनक्स को हम मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, पीसीज में, लैपटॉप में, तो इसकी बहुत वाइड रेंज है। फिर विंडोज को हम पीसीज में करते हैं, लैपटॉप्स में करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ ओपन सोर्सेज होते हैं और कोई प्रोप्रिएटरी होती है, मतलब यहाँ पर कोई इसका ओनर होता है, कोई इसका ओनर होता है जो लाइसेंस देता है, जो लाइसेंस के लिए चार्ज करता है, इसे हमें कुछ अमाउंट देना पड़ता है फॉर लीगल लाइसेंस। और कुछ ओपन सोर्स होते हैं जिसका कोड ओपनली अवेलेबल होता है, जिसे एक कम्युनिटी बनाती है, जिसका कोई भी एक ओनर नहीं होता, ठीक है। इसके कोड को हम चेंज भी कर सकते हैं। तो जो ओपन सोर्स है वो क्या है, लिनक्स है, और मैक ओएस, विंडोज, ये सारे क्या है, प्रोप्रिएटरी में आते हैं। मैक ओएस एप्पल का है, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का है। तो ये जो ओनर्स है ये लाइसेंस देने के लिए कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, लाइसेंस देने के लिए कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं। तो ये था हमारा ओएस की अलग अलग डिफरेंट टाइप के ओएस क्यों एग्जिस्ट करते। हमारा काम तो विंडो में भी हो जाएगा, हमारा काम तो मैक ओएस में भी हो जाएगा, बट क्यों अलग अलग आते हैं, तो उनके जो यूज केसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी जो कंपैटिबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर्स के साथ वो डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स की ज़रूरत पड़ती है। सो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखते हैं थोड़ा सा फाइल और डायरेक्टरीज में। अब जो हमने डाटा दिया है, जो हमने डाटा फीड करवाया है ना, जो हमने डाटा फीड करवाया है अपने कंप्यूटर को, वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। जैसे मुझे मेरी पिक्चर या इमेज कहीं सेव करनी है, तो मैं कहाँ सेव करूँगी। जैसे मुझे मेरा कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, कोई पीडीएफ है, वो मुझे सेव करना है, तो मैं वो कहाँ करूँगी। तो उसके लिए हम देखते हैं फाइल्स और डायरेक्टरीज। फाइल, इमेजेस, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स एक्सेट्रा। तो जो फाइल्स है ये यूनिट ऑफ डाटा होता है, मतलब ये इंडिविजुअल डाटा होता है, ये इंडिविजुअल डाटा होता है। इसमें इमेजेस, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट ये इंडिविजुअली स्टोर होते हैं, जिसे हम फाइल्स बोलते हैं। और डायरेक्टरीज को हम फोल्डर्स भी कहते हैं। देखो, एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको एक लाइब्रेरी की तरह लो, ठीक है। अब उस लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शंस होंगे। उस लाइब्रेरी में फिजिक्स, उस लाइब्रेरी में साइंस फिक्शन की बुक्स अलग होगी, उस लाइब्रेरी में फैंटेसी बुक्स अलग होगी, उस लाइब्रेरी में फेरी टेल्स वाली बुक अलग होगी, उस लाइब्रेरी में साइंस की बुक्स अलग होगी, उस लाइब्रेरी में बायोग्राफी की बुक्स अलग होगी। तो ये जो सेक्शंस है इसे हम बोल सकते हैं डायरेक्टरीज या फोल्डर। और इन फोल्डर में जो हम रखते हैं, लाइक एक बुक, सिंपल कोई एक बुक है अग्नि की उड़ान, जो कि बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है अब्दुल कलाम की, तो वो अग्नि की उड़ान ये एक इंडिविजुअली अपने आप में एक फाइल है जो कहाँ स्टोर हो रही है, जो लाइब्रेरी के जो फोल्डर है ऑटोबायोग्राफी वाला फोल्डर, वहां पर स्टोर हो रही है। तो जो हमारी एक बुक है उसे हम फाइल समझेंगे, और जो लाइब्रेरी है उसे हम क्या समझेंगे, जो लाइब्रेरी का वो सेक्शन है उसे हम क्या समझेंगे, फोल्डर समझेंगे। तो हमारा जो कंप्यूटर है उसे एक लाइब्रेरी की तरह समझेंगे, और वहां पर जो फाइल सिस्टम है, जो फाइल है उसे हम एक बुक की तरह समझेंगे, और जो फोल्डर है उसे एक सेक्शन की तरह समझेंगे। बिकॉज जो फोल्डर है वहां पर हम स्टोर करते हैं फाइल्स को, और फाइल इंडिविजुअली डाटा को स्टोर करती है। अब वो फाइल इमेज फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है, वीडियो फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है। सो यहाँ पे लिखा है फाइल्स आर यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज दैट कंटेन। अब जो फाइल है वो यूनिट है, मतलब एक डाटा स्टोरेज है, या ये इंडिविजुअल होता है। लाइक अ बुक, ये क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। जो टेक्स्ट,
प्रोग्राम, दूसरे इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है। डायरेक्टरीज आर स्पेशल फाइल दैट सम store names of other file or directories, organizing that in hierarchical trees. Structure starting from the root directory. The structure allow easy navigation and management. और ऐसा हर सेक्शन में अलग अलग चीजें होगी, हर सेक्शन में अलग अलग चीजें। देखो, सपोज करो तुम एक लाइब्रेरी में गए हो और वहां पे पूरी बुक, साइंस फिक्शन की बुक, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, सारी एक ही सेक्शन में, उसको बिल्कुल भी डिवाइड नहीं किया हुआ है, तो एक बुक ढूंढने में हमें कितना टाइम लगेगा। और वही अगर सेक्शंस है, फोल्डर्स बने हुए हैं, बेसिक फाइल उसी फोल्डर में है, तो हमें उतना टाइम नहीं लगेगा। सो दिस इज द फाइल एंड डायरेक्टरीज। अब हम देखते हैं कि आखिरकार, ठीक है, फाइल्स में और फोल्डर्स के फॉर्म में हम डाटा को स्टोर करते हैं, बट एग्जैक्टली डाटा स्टोर कैसे होता है। सपोज ये हमारी मेमोरी है, इसमें 1 KB स्टोरेज, 1 TB स्टोरेज, या फिर 1 MB स्टोरेज, या फिर 1 GB स्टोरेज, दैट इज किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट, ऐसे स्टोरेज होती है। तो इस मेमोरी में हमारा डाटा कैसे स्टोर होता है। तो देखो, जो मेमोरी में डाटा स्टोर होता है या फिर जो कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है ना, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर करता है। वो ऐसा स्टोर नहीं कर रहा जैसे हमने अभी लिख दिया दिस इज द क्लास ऑफ कंप्यूटर बेसिक, ये हमने लिखा तो ये एक फाइल में हमने सेव किया, बट वो जो फाइल है हमें तो वो नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में दिखेगी, बट जो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करके स्टोर करेगा ना, वो बाइनरी फॉर्म में स्टोर करेगा। बाइनरी मतलब 1 और 0 के फॉर्म में वो स्टोर करेगा। अब 1 और 0 के फॉर्म में क्यों स्टोर करेगा, तो देखो, जो कंप्यूटर है ना, ये हमारा एक सर्किट की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह ये काम करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह मतलब कंप्यूटर स्विच ऑन होता है ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ, ये दो चीज यहाँ पर होती है। अब ये दो चीज को ये क्या करता है, ये कंबाइन करता है बीट्स को। लाइक देखो, सबसे पहला हमारा जो बाइनरी नंबर है दैट इज 1 और 0, ये क्या है, ये एक स्मॉल बीट होता है, ये एक स्मॉल बीट होता है जो कि एक इंडिविजुअल स्मॉल बीट होता है जो कि स्टोर होता है मेमोरी में। अब जो हमारा कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की तरह काम करता है और उसे ऑन ऑफ वाली भाषा समझती है, 1 और 0 वाली भाषा समझती है कि ट्रू है फॉल्स है, ये वाली भाषा समझती है। तो इस वजह से हम बाइनरी फॉर्म में उसे स्टोर करते हैं। और बाइनरी फॉर्म या फिर बाइनरी नंबर्स का जो बेस होता है वो 2 होता है, और हमारे जो नॉर्मल डेसिमल नंबर्स होते हैं उनकी तरह ये नहीं होता, सिर्फ ये 1 और 0 में ही खेलता है। और इसकी जो बीट है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होता है, ठीक है। 1 और 0 ये जो बीट होता है, इसकी हर एक बीट एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा होती है। और जब ये जो 1 और 0 में स्टोर करेगा, बट जब हमें दिखाएगा, स्टोर तो ये 1 और 0 में करेगा, बट जब ये हमें दिखाएगा तब क्या होगा, जब ये हमें दिखाएगा तब सबसे पहले ये खुद को प्रोसेस करेगा, और फिर उस कुछ प्रोसेस के बाद कंप्यूटर हमें रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इमेजेस, कुछ टेक्स्ट और फाइल जो भी हमने स्टोर किया है। तो कंप्यूटर डाटा को स्टोर करता है बाइनरी फॉर्म में। फिर ये कन्वर्ट कैसे करता है डाटा को, है ना, तो ये कुछ प्रोसेसेस के थ्रू कन्वर्ट करता है। सबसे पहले हमने उसे डाटा दिया, खुद के लिए वो कन्वर्ट करेगा बाइनरी फॉर्म में, और उसको सेव या रिकॉर्ड करेगा अलग अलग स्टोरेज टेक्नोलॉजीज में। अब वो स्टोरेज टेक्नोलॉजीज क्या है हम वो देखेंगे, बट देखो, ये सबसे पहले समझो कि जो कंप्यूटर है वो डाटा स्टोर करता है 1 और 0 दैट इज बाइनरी फॉर्म में, और जब कंप्यूटर हमें उस डाटा को शो करता है तो कुछ प्रोसेस के बाद कुछ प्रोसेस करता है और फिर उस 1 और 0 को वो कन्वर्ट करता है इमेजेस, फाइल्स एक्सेट्रा में। जैसे जब हमने उसे एक इमेज दी तो सबसे पहले वो उस इमेज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उस डाटा को बाइनरी फॉर्म में ही स्टोर करेगा। और ऐसे डाटा जो होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट स्टोरेज टेक्नोलॉजी या स्टोरेज डिवाइसेस में सेव होते हैं। तो अब हम वही स्टोरेज टेक्नोलॉजीज देखते हैं।
सबसे पहले है प्राइमरी स्टोरेज, फिर है सेकेंडरी स्टोरेज, फिर है टर्शियरी एंड ऑफलाइन स्टोरेज, फिर है नेटवर्क क्लाउड स्टोरेज। अब जो प्राइमरी स्टोरेज है वो वोलेटाइल होती है या इसे हम टेम्पररी बोल सकते हैं, जो हमने देखा था रैम। फिर सेकेंडरी स्टोरेज जो परमानेंट होती है, जो सिस्टम ऑफ करने के बाद भी सेव रहती है, जैसे हार्ड डिस्क में स्टोर होगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स में स्टोर होगा और ऑप्टिकल डिस्क में स्टोर होगा। देन टर्शियरी और ऑफलाइन स्टोरेज जैसे मैग्नेटिक टेप, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स एक्सेट्रा। फिर नेटवर्क क्लाउड स्टोरेज, इसका एक बहुत बेहतर एग्जांपल है ड्राइव, गूगल ड्राइव। सो ये था हमारा कि जो कंप्यूटर है वो कैसे और कहाँ पर डाटा को स्टोर करके रखता है और किस फॉर्म में स्टोर करता है। अब हम कुछ थोड़ा सा नेटवर्किंग का बेसिक देखते हैं और फिर इसके बाद थोड़ा सा वायरसेस के बारे में देखेंगे और इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करेंगे एक पॉजिटिव एंड के साथ। सो लिटिल कंप्यूटर नेटवर्किंग बेसिक। सबसे पहले नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? तो ये एक ग्रुप होता है कनेक्टेड डिवाइसेस का, जो कि कम्युनिकेट करते हैं और अपने डाटा को शेयर करते हैं। सपोज हमारे पास एक पीसी है, अब मुझे इस पीसी से प्रिंट करवाना है एक पीडीएफ, तो उस पीडीएफ को प्रिंट करवाने के लिए मुझे उसे प्रिंटर में सेंड करना पड़ेगा। तो अब ये जो पीसी है ये प्रिंटर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब ये एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट नोड, एनी डिवाइस ऑन द नेटवर्क दैट सेंड और रिसीव डाटा। नोड क्या है? ऐसा कोई भी नेटवर्क, ऐसा कोई भी डिवाइस नेटवर्क में जो सेंड और रिसीव करता है डाटा को। सपोज ये एक मोबाइल है, ये एक मोबाइल है और ये एक मोबाइल है, बट अब यहाँ पर चैट हो रही है ए और बी में, तो यहाँ पे ए और बी क्या हो गए, ये ए वाला मोबाइल और बी वाला मोबाइल नोड हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक नेटवर्क फॉर्म हो रहा है जहाँ पर चीजें या डाटा रिसीव हो रहा है और सेव हो रहा है। देन राउटर, राउटर जो है ये यहाँ पे डायरेक्ट डाटा शेयर होता है अलग अलग नेटवर्क के बीच। अब देखो जब हम वाईफाई लगाते हैं तो वाईफाई के साथ हम राउटर लगाते हैं, जो कि क्या करता है, नेटवर्क फॉर्म करता है और हमें डाटा दैट इज नेट मिलता है। नेक्स्ट, स्विच कनेक्ट्स डिवाइसेस विद इन द सेम नेटवर्क मैनेजिंग कम्युनिकेशन बिटवीन देम। अब जो स्विचेस है वो डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं सेम नेटवर्क में और जो कम्युनिकेशन है वो मैनेज करते हैं। फिर हर एक मोबाइल, हर एक नेटवर्क का कुछ यूनिक एड्रेस होता है, हर एक डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। और जब भी हम कुछ चीज हैक कर रहे हैं या किसी अगर हम एथिकल हैक करें और किसी ने हमारे चीज को हैक किया, तो अगर हमें उसे पकड़ना है तो हमें उसका आईपी एड्रेस ट्रैक करना पड़ता है, जिससे हमें उसका जो यूनिक एड्रेस या यूनिक ऑथेंटिकेशन कोड होता है उस डिवाइस का, वो हमें मिलता है, जो कि एक हमारे पोस्टल एड्रेस की तरह होता है। नेक्स्ट, मैक एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस यूनिक टू द नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड। अब जो हार्डवेयर एड्रेस होता है ये यूनिक होता है नेटवर्क इंटरफेरेंस कार्ड ऑफ अ डिवाइस। नेक्स्ट हम देखते हैं डाटा पैकेट। डाटा पैकेट क्या होता है? तो जो डाटा होता है ये छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया जाता है और फिर उसे ट्रांसमिट किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डाटा पैकेट्स या फिर पैकेट्स। प्रोटोकॉल्स, अब कुछ डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है या फिर साइबर क्राइम ब्यूरो कुछ रूल बनाता है या फिर उस डाटा कम्युनिकेशन का कुछ रूल होता है। वो जो डाटा कम्युनिकेशन है वो कुछ रूल पर बेस्ड होते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, कुछ बेसिक नेटवर्किंग कंसेप्ट्स देख लेते हैं, जैसे फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? अ फिल्टर दैट मॉनिटर एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक, अलाउिंग और ब्लॉकिंग इट बेस्ड और सिक्योरिटी रूल। अब जो फायरवॉल है ये एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो कि मॉनिटर और कंट्रोल करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। इसे हम ट्रैफिक पुलिस जैसा समझ सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस कैसे? जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाती है तो कैसे मॉनिटर करता है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, अगर है ना, कैसे ट्रैफिक पुलिस हमेशा अपने ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इधर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो सबसे पहले उस जाम को क्लियर करने के लिए वो ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा।
कुछ चीज़ को ब्लॉक करेगा, कुछ चीज़ को जाने के लिए अलाउ करेगा, है ना। सपोज यहाँ पे ट्रैफिक लगा है, यहाँ से क्लियर है रोड, तो जिन्हें इस साइड जाना है वो इस साइड जाएंगे। फिर यहाँ इस साइड वाला ट्रैफिक क्लियर हुआ, फिर जिसे इस साइड जाना है वो इस साइड जाएंगे। मतलब फायरवॉल को हम एक ट्रैफिक पुलिस जैसे समझ सकते हैं, जो कि फिल्टर और मॉनिटर करता है, जो कि ये एक फिल्टर होता है जो कि मॉनिटर और कंट्रोल करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, और सिक्योरिटी रूल्स के बेसिस पर अलाउ या ब्लॉक करता है किसी भी डाटा को। नेक्स्ट, इंक्रिप्शन, इनकोडिंग डाटा सो दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन रीड। हम देखते हैं व्हाट्सएप की एड में बहुत आता था, योर डाटा इज इंक्रिप्टेड, है ना। तो वो वाला इंक्रिप्शन है ये। इंक्रिप्शन मतलब जब हम हमारे जब हम ए और बी है, ये ए और बी एक दूसरे से चैट कर रहे हैं, तो जब ए इसको कुछ मैसेज करेगा हाय, तो यहाँ से तो हाय जाएगा और ये भी हाय ही रिसीव करेगा, बट बीच में जो नेटवर्क है जो इसे ट्रांसमिट कर रहा है, उस नेटवर्क को ये हाय नहीं दिखेगा, बल्कि कुछ कोड्स दिखेंगे, उसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। नेक्स्ट पार्ट, पासवर्ड। पासवर्ड यूज टू ऑथेंटिकेट यूजर एंड डिवाइस ऑन नेटवर्क। पासवर्ड हम सभी लोग यूज करते हैं। हम इंस्टाग्राम आईडी बनाते हैं तो उसके लिए पासवर्ड लगता है, लॉगिन करते हैं तो उसके लिए पासवर्ड लगता है। इंस्टा पे क्यों जाए, हम सबका तो जीमेल अकाउंट भी है ना। तो जब हम जीमेल अकाउंट किसी और डिवाइस पे ओपन करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे भी हमें पासवर्ड लगता है। फिर अगर हमें सिंपल सा मोबाइल में हमने पासवर्ड रखे हैं, है ना, तो हमें उस मोबाइल को ओपन करने के लिए भी क्या लगेगा, पासवर्ड लगेगा। तो ये क्यों यूज किया जाता है, इसे यूज किया जाता है कि जो यूजर हमें यूज कर रहा है वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है। नेक्स्ट, वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब वीपीएन, हम है इंडिया में और वीपीएन के थ्रू बताते हैं कि हम है यूएसए में, है ना। तो ये create a secure encrypted connection over the internet to protect data and privacy। तो जो VPN है ये एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाता है जो कि सिक्योर और इंक्रिप्ट करता है कनेक्शन को इंटरनेट पर, जिससे हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और प्राइवेसी। नेक्स्ट, मालवेयर एंड फिशिंग अटैक्स। नाउ, हार्मफुल सॉफ्टवेयर, अब ये वायरसेस का है। Harmful software or tricks that compromise network security, user must be cautious। अब जो मालवेयर या फिशिंग अटैक्स ये वायरस की तरह होते हैं, या ये वायरस होता है जो किसी भी चीज़ से अभी बहुत ज़्यादा आया था कि जीमेल के थ्रू कोई एक लिंक भेज रहा है और उस लिंक में जाने से हमारे मोबाइल या पीसी में वायरस आ गया। कोई व्हाट्सएप के थ्रू लिंक भेज रहा है, उसके थ्रू हमारे पीसी में या मोबाइल जो हमारा डिवाइस है वहाँ पर वायरस आ गया। तो ये हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स, ऐसे हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं या ट्रिक्स होती है जिससे नेटवर्क सिक्योरिटी ब्लीच हो जाती है, जिससे नेटवर्क सिक्योरिटी में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी सिक्योर नहीं रह पाती। तो यूजर को कॉशियस रहना चाहिए, ऐसे मालवेयर और फिशिंग अटैक से बचना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेस कंट्रोल। परमिशन सेट टू रिस्ट्रिक्ट हु कैन यूज रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क। अब ऐसी परमिशन जो रिस्ट्रिक्ट करती है कि कौन कौन इस नेटवर्क को यूज करेगा, उसे हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। सपोज इसका अगर हम एग्जांपल ले, तो हम ग्रुप बनाते हैं, अब उसकी प्रोफाइल पिक कौन चेंज करेगा, उसका नेम कौन चेंज करेगा, ये भी हम देखते हैं। तो वहाँ पे हम उसे सिर्फ एडमिन पर छोड़ सकते हैं कि जो एडमिन है वही ये सब चेंज करेगा। ये होता है कंट्रोल देना, किसी को भी परमिशन देना या परमिशन रिस्ट्रिक्ट करना कि तुम ये नहीं कर सकते इस नेटवर्क में या तुम ये कर सकते हो इस नेटवर्क में। सपोज अगर हम एक एग्जांपल हमारे नॉर्मल लाइफ का ही लेते, हम सब इंस्टाग्राम यूज करते। अब इंस्टाग्राम में हमारा अगर प्राइवेट अकाउंट है तो हमारी जो पोस्ट है वो सबको नहीं दिखती अनटिल एंड अनलेस वो हमें फॉलो ना कर ले, और अगर प्राइवेट नहीं है पब्लिक है तो वो सबको दिखेगी। मतलब हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल का जो या इंस्टाग्राम अकाउंट का जो एक्सेस है वो सबको दे रहे हैं कि सब लोग हमारी पोस्ट देख सकते हैं। दैट इज द एक्सेस कंट्रोल, दैट परमिशन सेट टू रिस्ट्रिक्ट हु कैन यूज रिसोर्सेज ऑन अ नेटवर्क। सो ये था कुछ बेसिक चीजें
कंप्यूटर से रिलेटेड। यहाँ पे हमने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि कंप्यूटर क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कंप्यूटर क्या होता है। फिर हमने देखा कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, दैट इज सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। फिर उसके बाद हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर देखा क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होता है, लाइक डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं। फिर हमने देखा था कि जब विंडोज लिनक्स नहीं थे तब कौन से थे, दैट इज एमएस डॉक्स थे। फिर उसके बाद यूनिक्स था, जो कि लिनक्स भी यूनिक्स पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। फिर उसके बाद हमने फाइल्स और डायरेक्टरीज देखा था ना। फिर फाइल्स और डायरेक्टरीज देखने के बाद बेसिक हमने देखा था कैसे चीज़ें स्टोर होती है, स्टोर डाटा। बाइनरी देखा था, बाइनरी फॉर्म में वो स्टोर करेगा, बाइनरी फॉर्म में स्टोर करेगा और 1 और 0 के फॉर्म में, बिकॉज ये रीड करना उसके लिए इजी होगा। देन फिर हमने देखा बेसिक नेटवर्किंग के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। सो ये था हमारा आज का पूरा समरी। देखो, बीच में मुझसे मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाई, उसके लिए सॉरी। मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाई, उसके लिए भी सॉरी। बट अब से मैं ट्राई करूँगी कि एक दिन के बाद मैं वीडियोस डाल सकूँ। एक दिन के बाद इसलिए क्योंकि यार मुझे भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, मुझे भी रिसर्च करनी पड़ती है ना। क्योंकि जब मैं पढ़ती हूँ तभी यहाँ पे रिवाइज करने आती हूँ। ऑब्वियसली मैं भी स्टूडेंट ही हूँ ठीक है। तो सॉरी फॉर इनकंसिस्टेंसी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी कंसिस्टेंट। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करते रहो। हम मिलते हैं हाँ नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।